हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन 4th रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक बलगतिकी के अंदर अपनी चर्चा चल रही है अभिक्रिया के वेग के बारे में। और अब अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर लेने वाले हैं और वो है आपका अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर अपन संघट्ट सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। और संघट्ट सिद्धांत जो होता है, इसमें किस प्रकार से ये अभिक्रिया के वेग को दर्शाता है, किस प्रकार से उसको समझाता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। अब अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। तो इसको आप लोग साथ के साथ नोट भी करते रहें और समझते भी रहें। देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर लगभग सभी अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, लगभग सभी अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तथा ताप कम करने पर अभिक्रिया का वेग घट जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप कम करने पर अभिक्रिया का वेग घट जाता है। जैसे 273 केल्विन पर N2O5 के अपघटन में वेग नियतांक का मान 7.87 × 10⁻⁻7 प्रति सेकंड प्राप्त होता है। और 298 केल्विन ताप पर यह बढ़कर 3.56 × 10⁻5 प्रति सेकंड हो जाता है। आपको पता होना चाहिए 10⁻7 छोटा होता है, 10⁻5 बड़ा होता है। तो इस प्रकार से कोई भी अभिक्रिया जो होती है, उसमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? लगभग अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और इस चीज को अपन इस उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। क्या बताया गया है कि 273 केल्विन टेम्परेचर पर N2O5 के अपघटन में इस अभिक्रिया के अंदर वेग नियतांक 7.87 × 10⁻7 प्रति सेकंड प्राप्त होता है। और 298 केल्विन टेम्परेचर पर यह बढ़कर 3.56 × 10⁻5 प्रति सेकंड हो जाता है। अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर इस अभिक्रिया का वेग 45 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हुआ क्या यहाँ पर वास्तव में कि ताप बढ़ाया आपने, 273 से 298 किया, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग में क्या हुई? वृद्धि हुई। ये बात आपने यहां पर देखी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब सुनो, एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 से 3 गुना। यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, एक सामान्य प्रेक्षण है ये, और ये बोलता है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया जाए किसी भी अभिक्रिया के अंदर, तो उसका वेग 2 से 3 गुना तक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस चीज को अपन ताप गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताप गुणांक। यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग का 2 से 3 गुना बढ़ जाना ताप गुणांक कहलाता है। और इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी पूछ लिया जाए, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक बटे T डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक, और ये लगभग 2 से 3 गुना के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस पॉइंट को कि ताप गुणांक किसे कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर उसका वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, इसे अपन ताप गुणांक कहते हैं। अब आगे बात करें कि भाई ये चीज तो समझ में आ गई है सर कि ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ताप घटेगा तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। अधिकांश अभिक्रियाओं में ऐसा होता है और ये बात हमें समझ में भी आ गई है। ठीक है, पर सर ऐसा होता क्यों है?
भाई ताप बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती क्यों है, इस चीज को हम कैसे समझेंगे। तो भाई इस चीज को समझने के लिए 2 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, तो उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि को निम्न 2 कारकों में से किसी एक कारक के द्वारा या फिर दोनों कारकों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया के अंदर ताप बढ़ाने पर वेग में वृद्धि क्यों हुई, वेग क्यों बढ़ा, इस चीज को अपन 2 कारकों के माध्यम से समझते हैं। पहला कारक कौन सा है, तो वो है संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से। देखो होता क्या है, ताप बढ़ने पर क्रियाकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ताप बढ़ने पर क्या होगा, क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये बात आप लोगों को पता है कि जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं को ऊर्जा मिल जाएगी और ऊर्जा मिलकर वो सक्रिय होकर गति करने लगते हैं। यानी कि ताप बढ़ने पर क्रियाकारक के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जैसे ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इससे इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली संघट्टों की संख्या, जिसे अपन आवृत्ति भी कहते हैं, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि जब यहाँ पर ताप बढ़ने पर क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उनके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो वो परस्पर टकराएंगे, ठीक है, और टकराएंगे, इसका मतलब इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली संघट्टों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी संघट्ट आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है और अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। भाई जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी, जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वहां पर संघट्ट आवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि संघट्ट आवृत्ति बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, क्योंकि मैंने संघट्ट सिद्धांत में लास्ट में आप लोगों को एक बात बताई थी कि संघट्ट आवृत्ति जो होती है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे संघट्ट आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। इन तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का अंदर संघट्ट आवृत्ति बढ़ती है और संघट्ट आवृत्ति बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। एक प्रेक्षण के अनुसार ये देखा गया कि 300 से 310 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में लगभग 3% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि एक प्रेक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि 300 से जब तापमान 310 होता है तो इस कंडीशन में अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है, अभिक्रिया के वेग में यहाँ पर 3% तक, लगभग 3% तक यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब अपन ने यहाँ पर बोला कि संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो ध्यान से इस चीज को, आगे क्या बोला जाता है इसके बारे में, साथ के साथ आप लोग इस चीज को नोट करते रहे भाई, ठीक है, ताकि आपकी सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट होती रहे और आगे भी अपन को पढ़ने में आसानी हो इसको, ठीक है। तो साथ के साथ आपको नोट करते रहना है, ठीक है। तो संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से तापमान में वृद्धि होने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण संघट्ट आवृत्ति बढ़ती है और संघट्ट आवृत्ति बढ़ने के कारण अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस चीज को अपन यहां पर लिख लेते हैं, यानी संघट्ट आवृत्ति से के अंदर ही लिखोगे आप लोग कि इसका अभिप्राय है, इसका अभिप्राय यह है कि संघट्ट आवृत्ति बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग
भी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, वेग भी बढ़ता है। ठीक है, परंतु अब देखो भाई, ये चीज अपन को समझ में आ गई है कि अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण संघट्ट आवृत्ति बढ़ी और संघट्ट आवृत्ति बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ रहा है। परंतु ये जो चीज है ना, संघट्ट आवृत्ति बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ना, ये सदैव सत्य नहीं होता, ये सदैव ही सत्य बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितनी अनुपात में संघट्ट आवृत्ति बढ़ती है ना, उतनी अनुपात में अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी अपन यहां पर नोट करेंगे। ध्यान से देखें आप लोग कि परंतु यह सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऐसा होता तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि, 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से वेग में वृद्धि से वेग में 3% की ही वृद्धि होनी चाहिए, 3% की ही वृद्धि होनी चाहिए, परंतु वास्तव में 2 से 3 गुना, वास्तव में 2 से 3 गुना वृद्धि, 2 से 3 गुना वृद्धि अर्थात 200 से 300% वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, 200 से 300% वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ताप बढ़ने से, इस प्रकार ताप बढ़ने से वेग में वृद्धि, ताप बढ़ने से वेग में वृद्धि का कारण केवल संघट्ट आवृत्ति का, केवल संघट्ट आवृत्ति का बढ़ना, संघट्ट आवृत्ति का बढ़ना नहीं है। अब देखो भाई, अपन ये बात बोल रहे हैं कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो संघट्ट आवृत्ति बढ़ेगी और संघट्ट आवृत्ति के बढ़ने के कारण अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। यह बात अभी अपन ने अभी तक पढ़ी है, यानी कि अभिक्रिया के वेग में वृद्धि संघट्ट आवृत्ति के बढ़ने से हो रही है, यह चीज अपन पढ़ चुके हैं। परंतु यह बात जो है ना, यह सदैव सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी क्या देखा कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होने पर 3% की वृद्धि होनी चाहिए। ताप गुणांक में अपन ने पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर ताप में 3% की वृद्धि होनी चाहिए, परंतु वास्तव में हो क्या रहा है? 2 से 3 गुना वृद्धि हो रही है।
भाई प्रेक्षण के आधार पर अपन ने अभी बताया, मैंने आपको एक लाइन यहां पर बताई थी कि 300 से 310 केल्विन ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में 3% की वृद्धि होती है। ये चीज अपन ने पढ़ी। 300 से 310 केल्विन तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की गतिज ऊर्जा में 3% वृद्धि होती है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो अभिक्रिया की गतिज ऊर्जा में 3% की वृद्धि हुई। ठीक है, और गतिज ऊर्जा में 3% की वृद्धि हुई तो संगत आवृत्ति में भी उतनी ही वृद्धि होनी चाहिए, यानी तापमान में भी लगभग 3% की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। परंतु वृद्धि वास्तव में हो कितनी रही है, 2 से 3 गुना वृद्धि हो रही है। 2 से 3 गुने का मतलब क्या हुआ, 200 से 300% तक क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब होनी चाहिए थी 3%, हो रही है 200 से 300%। इसका मतलब यह हुआ कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में केवल संगत आवृत्ति ही जिम्मेदार नहीं है। यानी अपन डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि केवल संगत आवृत्ति के बढ़ने से ही अभिक्रिया का वेग बढ़ा, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि संगत आवृत्ति के अनुसार तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान 10% बढ़ता है, यानी संगत आवृत्ति का मान 3% बढ़ेगा। और जब 3% संगत आवृत्ति बढ़ेगी तो अभिक्रिया के वेग में भी कितना वृद्धि होनी चाहिए, 3% वृद्धि होनी चाहिए। परंतु वृद्धि वास्तव में कितनी हो रही है, 200 से 300%, यानी वृद्धि ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा होने का मतलब यह हुआ कि यहां पर इस संगत आवृत्ति के अलावा वेग को बढ़ाने में अन्य कारक भी जिम्मेदार होगा। ठीक है, और वो अन्य कारक कौन सा होगा, तो वो होता है भाई दूसरा कारक यहां पर, और वो दूसरा कारक है प्रभावी संगठनों की संख्या। प्रभावी संगठनों की संख्या। अब देखो, आपने ये बात बोल दी है कि संगत आवृत्ति बढ़ी इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ा, परंतु आपको ये बात पता है अच्छे से कि हर संगत प्रभावी संगत थोड़ा ना हो सकता है। हर संगत, हर टक्कर प्रभावी टक्कर थोड़ा ना होगी। और आपको तो ये अच्छे से पता है कि जहां तक क्रियाकारक अणु प्रभावी टक्कर नहीं करेंगे वहां तक वो उत्पाद में रूपांतरित नहीं होंगे। मतलब प्रभावी संगत जितने ज्यादा होंगे ना, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, ये बात अपन मानते हैं। क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, ये बात अपन मानते हैं, और उससे संगत आवृत्ति भी बढ़ेगी, ये चीज भी अपन मानते हैं। परंतु संगत आवृत्ति यानी कि संगठनों की संख्या बढ़ जाने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के वेग में वृद्धि तब होगी जब वो संगठ प्रभावी भी हो। ठीक है, यानी वहां पर प्रभावी संगठनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज को यहां पर नोट कर लेते हैं। प्रभावी संगठ, प्रभावी संगठ अभिकारक अणु, प्रभावी संगठ अभिकारक अणुओं को उत्पाद में, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में रूपांतरित करने में सक्षम, रूपांतरित करने में सक्षम होते हैं यदि प्रभावी संगठनों की संख्या में वृद्धि होती है, प्रभावी संगठनों की संख्या में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया के वेग में भी, अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है।
वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से प्रभावी संघट्ट जितने ज्यादा होंगे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए मुख्यतः दो कारक जिम्मेदार हैं और ये है आप लोगों के ये कारक, पहला है संघट्ट आवृत्ति में बढ़ना और दूसरा होता है प्रभावी संघट्टों की संख्या। आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।